तो हेलो बच्चों, इस वीडियो में क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 का लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। जो इसमें 5 प्रश्न है, पांचों के पांचों हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका है। यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक है। और गैराबल्दी के कार्यों का चर्च करें। और विलियम फर्स्ट के बगैर जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था कैसे। तो ये पांचों क्वेश्चन का जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे। पांचों क्वेश्चन आप देख लीजिए, एक ही बार में पांचों क्वेश्चन के हम जवाब दे देंगे। तो उससे पहले अगर पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखिएगा, आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ना, तो प्ले लिस्ट में जाकर आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए, इसमें क्वेश्चन हमें 7 शब्दों में देना है, तो हम 7 ही शब्द में देंगे। 7 से 70 शब्द में देंगे, ज्यादा नहीं देंगे, क्योंकि ज्यादा लिखने से भी कोई फायदा नहीं होता है। तो हम उतना ही देंगे जितना बुक मांग रहा है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से पांचों क्वेश्चन का आंसर जानने का प्रयास करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो आइए हम लोग ऑन द बोर्ड ऑफ द बोर्ड इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं, और आशा करेंगे कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन तरीका से हम समझा सके। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर, और ये रहा मेरा पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए, तो आपने क्वेश्चन देख लिया। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देखेंगे। जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न है सभी का आंसर क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ भी लिखा हुआ है लघु उत्तरीय प्रश्न लगभग 7 ही शब्दों में आंसर दे। तो हम क्या करेंगे, 7 से 70 शब्दों में ही आंसर देंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या था बुक में कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण क्या था। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। देखिए, 1848 ईस्वी के क्रांति का मुख्य कारण था लुई फिलिपिट की आंतरिक और बाहरी नीति। देखिए, कह रहा है कि जो 1848 में जो क्रांति हुआ था ना, उसका जो मुख्य कारण था लुई फिलिप तो वहाँ के राजा था। उसके आंतरिक और बाहरी नीति, आंतरिक कहने का मतलब अंदर का कुछ और नीति थी, और बाहर सबको दिखाने के लिए कुछ और नीति थी। तो इन नीतियों का मुख्य कारण था, जिसके कारण फ्रांस में उसका शासन अलोकप्रिय हो गया था। इसी नीति के कारण फ्रांस में जो है उसका क्या है, शासक जो है शासन अलोकप्रिय का मतलब होता है कि लोगों ने पसंद करना छोड़ दिया। अब वो प्रिय नहीं रहा, क्या रहा, प्रिय नहीं रहा। उसके बाद है 1848 ईस्वी में ही फ्रांस में जो क्रांति हुई वह केवल फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहा। उसके बाद 1848 में जो हमारा क्रांति हुआ वो सिर्फ फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इस क्रांति को चपेट में संपूर्ण यूरोप आ गए थे। यानी पूरे यूरोप में क्रांति फैल चुकी थी, जिसे हम लोग 1848 के फ्रांसीसी क्रांति कहते थे। क्या कहते हैं, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति। चलिए, क्वेश्चन नंबर तो हमारा क्या है, 1 था। चलिए 2 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या था, आपने वहां देखा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका थी, हमको बताना है। तो चलिए हम लोग बताते हैं। क्या लिखेंगे हम, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी बाधा थी। ऑस्ट्रेलिया जो है क्या थी, एक सबसे बड़ी बाधा थी। इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी कोई बाधा थी तो क्या थी, कौन था, ऑस्ट्रेलिया। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मैटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी था। जो वहाँ के चांसलर था, मतलब एक लेखा से मान लिया जाए राजा, वो जो था घोर प्रतिवादी था, और उसने इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के लिए आंदोलन को बहुत दबाया। यानी इटली और जर्मनी के जो एकीकरण के लिए जो आंदोलन हो रहा था उसने क्या किया, बहुत दबाने का प्रयास किया। लेकिन दमनकारी नीति के कारण इटली और जर्मनी के जनता में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ गया। और जब 1848 में मेटरनिक का पतन हुआ तब वहां के जनता के प्रयास से 1871 में इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ। कब हुआ, 1871 में इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ। कब हुआ, इटली और जर्मनी के एकीकरण 1871 में, मेटरनिक के पतन के, मतलब पतन यानी जाने के बाद या अंत होने के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप समझ गए ना बड़ी अच्छी तरह। इसी तरह आप लिखिएगा, एग्जाम में पूरी की पूरी नंबर मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देख लेते हैं। 3 नंबर क्या करा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने के लिए नेपोलियन जो बोनापार्ट है वो किस तरह सहायक हुआ। तो चलिए हम लोग इसको कैसे देखेंगे, देखिएगा।
देखिए आपको बहुत बेहतरीन तरीका से समझाया गया है। देखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन कि यूरोप में, यहाँ पे देखिए, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राजक्रांति के बाद नेपोलियन के आक्रमण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। देखिए, कहा जाता है कभी कभी दुश्मन भी काम आ जाता है। यहाँ पर वही कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रीयता के भावना के विकास में, राष्ट्रीयता मतलब राष्ट्र के अनुसार, राष्ट्र की ओर जागृत होना, विकास में फ्रांस के राजक्रांति के बाद, फ्रांस में जो राजक्रांति हुआ था उसके बाद नेपोलियन के आक्रमण ने, नेपोलियन जब आक्रमण किए तो आक्रमण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, यानी सबसे बड़ी भूमिका थी। यूरोप में कई राज्यों नेपोलियन द्वारा नव युग का संदेश पहुंचा, यानी जो कितने भी राज्य थे ना यूरोप में, वो जो था नेपोलियन के द्वारा ही नव युग का संदेश पहुंचा। नव युग मतलब नया युग का हम लोग शुरुआत करें इनका। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। किसने? नेपोलियन ने। आगे देखिएगा, नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुत्व और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना जगी। इस प्रकार यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट अहम भूमिका थी। यानी क्या थी? अहम भूमिका किनका थी? नेपोलियन बोनापार्ट की। आप लोग समझ गए कि यूरोप में राष्ट्रवाद के लिए नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक था। तो आप इसी तरह लिखिएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। चलिए हम लोग अगला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। गैरिबाल्दी के कार्यों पर चर्चा करें। क्या ये 4 नंबर क्वेश्चन था जो अपने बुक में देखा था। देखिए, गैरिबाल्दी ने अपने कर्मचारी तथा स्वयं सेवकों के शस्त्र शस्त्र सेना बनाई। उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के रियासत सिसिली और नेपोलियन पर आक्रमण की। देखिए क्या कर रहा है, जो गैरिबाल्दी था उन्होंने अपना एक सैन्य बनाया, सेना, और अपने उस सैन्य से, यानी जो उन्होंने बनाया था उस लेकर इटली के रियासत जो था सिसिली नाम है जगह का, और नेपल्स पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद क्या हुआ देखिएगा, गैरिबाल्दी ने यह गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर एमोलिन के प्रतिनिधित्व के रूप में वहां किसी सत्ता संभाली। दक्षिणी इटली के जीत गए क्षेत्रों को बिना किसी संधि को गैरिबाल्दी ने विक्टर एमोलिन को, आगे देखिएगा, विक्टर एमोलिन को एमोलिन को सौंप दिया। वह अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र के समर्पित कर साधारण किसान की तरह जीवन जीने की ओर अग्रसर हुए। इटली के एकीकरण में गैरिबाल्दी की महत्वपूर्ण योगदान रहा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। देखिए 5 नंबर का है कि विलियम फर्स्ट के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे? देखिए हम लिखेंगे, अगर बिस्मार्क को विलियम फर्स्ट के समर्थक नहीं मिला तो जर्मनी का एकीकरण असंभव था। विलियम फर्स्ट राष्ट्रवादी विचार का समर्थक था। उसके नीतियों के द्वारा जनी और औद्योगिक क्रांति को हवा तेज हो गई। साथ ही आधारभूत संरचना में भी काफ़ी सुधार हुए, जिससे जर्मन राष्ट्र को एकता करने का मौका मिल गया। आगे देखिएगा क्या है, मौका मिल गया। आगे हम लिखेंगे, विलियम ने महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर बनाया। बिस्मार्क ने रक्त और लोहा के नीति का अवलंबन किया। आखिर में फ्रांस के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण संभव हो गया। तो चलिए इस वीडियो में हम क्या किए हैं, जो लघु उत्तरीय का सभी क्वेश्चन हम आपको दे दिए हैं। तो इसके बाद हम दीर्घ उत्तरीय बना देंगे। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।